नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ की राजनीति के क्रांतिकारी नेता नीरज त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। आपके चैनल को बहुत ही शुभकामनाएं जो आप आए। तो नीरज जी, आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नीरज जी, प्रतापगढ़ के लोग आपको एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देखते हैं। आपका हाव भाव भी वैसे है, कुर्ते की बाँह अक्सर चढ़ी ही रहती है। हम चाहते हैं कि आज आप इस पर खुलकर प्रकाश डालें कि MD-PG डिग्री कॉलेज से शुरू हुई नौका यात्रा वकालत के साहिल पर आके रुकती है, फिर धीरे से राजनीति की तरफ कैसे खिसक जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एंजल्स इंटर कॉलेज में अपनी इंटर की परीक्षा दिया, पास करके मैं MD-PG कॉलेज में BA प्रथम वर्ष 2003 में प्रवेश लिया और 2005 में मेरा BA कंप्लीट हुआ। फिर 2007 में MA कंप्लीट हुआ। फिर 2011 में LLB कंप्लीट हुआ और 15 में PhD कंप्लीट हुआ। मुझे लगा कि समाज में बहुत सी विसंगतियां हैं जी। जब मैं कॉलेज गया MD-PG, 1 साल में पढ़ा और पढ़ने में भी ठीक ठाक था। फिर दूसरे वर्ष भी पढ़ा। तीसरे वर्ष मुझे लगा कि नहीं, समाज में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सी समस्याएं थीं हमारे कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज में छोटी छोटी समस्याएं होती थी। पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर बारिश हो जाए तो भारी बारिश हो जाती थी तो वो MD-PG कॉलेज पूरा भर जाता था। इन सब चीज़ों को देखा तो कोई आवाज़ उठाने वाला उस समय नहीं था। तो कहीं ना कहीं मन में ये आया कि यार एक बार ज्ञापन देना चाहिए प्रिंसिपल साहब को, प्राचार्य जी को। तो उस समय डॉक्टर JP मिश्रा सर हुआ करते थे और उनको ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर पुतला दहन करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना शुरू हुआ और फिर समस्याओं का समाधान जब हो जाता था तो दिल को सुकून मिलता था। तो एक दिन एक वाकया हुआ मेरे साथ कि मैं बारिश हो रही थी और मैं कॉलेज गया। एक छात्रा आई थी अपना प्रवेश कराने के लिए और वो बेचारी उसके पीठ में कुबड़ निकला हुआ था और बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत गरीब परिवार से थी। 800 रुपये उस समय फीस हुआ करती थी और वो रसीद कटाने जा ही रही थी। कोई लड़का बदतमीजी किया और वो पैसा उसका लेके भाग गया। बोला कि मैं करवा दूंगा एडमिशन और ये कर दूंगा, मैं फ़ीस जमा करके रसीद दे देता हूँ, आप बैठ जाइए। और वो बेचारी रोने लगी। मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ खड़ा हुआ था। फिर हम लोग आपस में चर्चा किए कि नहीं यार, इसका एडमिशन तो कराना है। हम लोग आपस में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये इकट्ठा किए और 800 रुपये उसका हम लोगों ने जमा कराया। जब भी याद आता है आँख में आंसू आ जाता है, कष्ट होता है। उसी दिन से मन में बदलाव की भावना आई और फिर आज देखिए भगवान कहाँ से कहाँ लेके गए। फिर MD-PG के साथ फिर LLB मैंने किया केनाई से। वहाँ भी बहुत से लोग मिले और वहाँ की राजनीति की शुरुआत हुई। फिर केनाई के बाद से मन में एक उत्सुकता आई कि नहीं यार, मैं भी PhD करूँगा। PhD आखिर होता क्या है। फिर शोध कार्य शुरू हुआ, सिनॉप्सिस बना और फिर डॉक्टर अपने गुरु परमादरणीय डॉक्टर पीयूषकांत शर्मा जी के अंडर में मैंने PhD किया। और समाज सेवा की भावना तो बचपन से ही, अब चाहे ईश्वर बना के मुझे भेजे हों या जो भी हो, तो करने का भावना हमेशा मेरे मन में रहा है। और लोगों की समस्याओं को जब मैं देखता हूँ तो मन में एक पीड़ा होती है। मैं आज 248 प्रतापगढ़ सदर विधानसभा कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैं घर घर जाता हूँ और आज नहीं, मैं 2019 में जब चुनाव लड़ा, 20,000 मत मुझे मिला, बहुत प्यार मिला। मैं चुनाव तो हारा, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने का मैंने काम किया। मैं जब गांव में जाता हूं तो देखता हूं बूढ़ी माँ आज भी उनके पास छत नहीं है, खपड़ैल में रह रही हैं, आज भी छप्पर में रह रही हैं। तो ये पीड़ा होती है, कष्ट होता है कि आखिर जनप्रतिनिधि 5 साल करते क्या हैं। ये सवाल उठता है कि अगर उनको आज भी घर नहीं मिला है, आज भी शौचालय नहीं मिला है, आज भी अगर उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, आज भी उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आखिर जनप्रतिनिधि का काम क्या है। इस बदलाव को ले आना है। प्रतापगढ़ जनपद को, प्रतापगढ़ शहर को बदलना है। लोगों के दिलों में
लोगों के घर जाके उनकी समस्याओं का समाधान कराना ही मेरा एक मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का। नीरज जी, आपने प्रतापगढ़ की बात की। प्रतापगढ़ की बात की जाए, प्रतापगढ़ शहर की बात की जाए तो सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बंद है, पानी नालियों के बाहर आ रहे हैं। आए दिन प्रतापगढ़ जाम से में पूरा फंस जाता है, प्रतापगढ़ शहर बंद हो जाता है। इससे निजात दिलाने का प्रतापगढ़ वालों को, बेल्हा वालों को कुछ प्लान है आपके पास? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप लगातार देख रहे होंगे कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा प्रतापगढ़ शहर भर जाता है जी। और ये सबसे बड़ी कमी जो है वो सीवर लाइन की है। प्रतापगढ़ जनपद में सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है, अगर आपको जानकारी ना हो तो जान लीजिए। यहाँ के जल निगम के एक्सियन, ठेकेदार, नगर पालिका के ईओ, यहाँ के अध्यक्ष जी जो 5 बार से अध्यक्ष लगातार बन रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर अरबों रुपए गए कहाँ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जनता लेगी आपसे। आज सीवर लाइन फटा हुआ है, बारिश होती है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, शहर पे सड़क पे चलने की तो बात छोड़ दीजिए। नहीं, अभी हम आ रहे थे, हमने वो देखा, हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आ पाई। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे तो इस समय नगर पालिका बहुत तेज़ी से बगल बगल छोटी छोटी पाइप डालकर पानी निकालने का काम कर रही है, लेकिन इससे उनका घोटाला छुपने वाला नहीं है। सीवर लाइन में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है और जो घोटालेबाज हैं आज घूम रहे हैं जनप्रतिनिधि बनकर, तो ये दुर्भाग्य की बात है। नीरज जी, प्रतापगढ़ की बात की जाए, आपके प्रतापगढ़ के बगल अमेठी जनपद है, जहां 2-3 फैक्ट्रियां पहले भी थी। हाल फिलहाल में एक गन फैक्ट्री और लगा दी गई। बगल में ही प्रयागराज है, जहां के एक विश्वविद्यालय जिसको इंडियन ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, उस जनपद में वो विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी एक और विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जारी है। अमेठी और प्रतापगढ़ के बीच आता है, अमेठी और प्रयागराज के बीच आता है प्रतापगढ़, जहां एक एटीएल फैक्ट्री थी, उसको कबाड़ियों के हाथ बेच दिया गया। हमने सुना है कि एमडीपीजी में फूटी छत के लिए आप लड़ गए थे, तो प्रतापगढ़ के युवाओं की फूटी किस्मत के लिए लड़ने को तैयार है? लड़ने का प्लान क्या है? निश्चित तौर पर राजा दिनेश सिंह कांग्रेस के विदेश मंत्री थे, एटीएल फैक्ट्री लेके आए और उसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिला और उस रोजगार से 5000 परिवार लाभान्वित हुआ। और सपा की सरकार आई, उसको बेचने का काम किया। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो सरकारें आ रही हैं वो कर क्या रही हैं, और अगर कांग्रेस ने जो किया है उसको बेच क्यों रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि प्रतापगढ़ जनपद उद्योग शून्य जनपद है। एक भी सरकारी फैक्ट्री प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। आंवला हमारे यहाँ का अमृत फल है। मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, और ना ही मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुँचती है कि आंवला जब प्रतापगढ़ का अमृत फल है और ये पूरे विश्व में जा रहा है, हर प्रोडक्ट में आंवले का यूज़ हो रहा है, तो आंवले के लिए कुछ बड़ा क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये प्रयागराज या लखनऊ या दिल्ली जाकर वहाँ पर फैक्ट्रियों में आंवले का उत्पादन, मतलब यहाँ से उत्पादन होता है आंवले का, वहाँ पर फैक्ट्रियों में बनता है प्रोडक्ट, तो वो विश्व में, विश्व स्तर पर अगर उसकी सप्लाई हो रही तो प्रतापगढ़ से डायरेक्ट क्यों नहीं हो रही है? इस पर बड़ा सवाल है। और प्रतापगढ़ में अगर एक इंडस्ट्री लग जाए तो मुझे लगता है कि 10,000 रोजगार अपने आप पैदा हो जाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आंवला भी हमारे प्रतापगढ़ के नाम। मेरा यही सवाल है कि अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या कोई फैक्ट्री है उसका लगवाने का प्लान, रोड मैप कुछ सोच के रखा है आपने? सबसे पहला काम नौजवानों के लिए रोजगार, और निश्चित तौर पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात अखरती है कि यार प्रतापगढ़ आखिर इतना पिछड़ा क्यों है, क्यों नहीं रोजगार यहाँ पे जनप्रतिनिधि ले आ रहे हैं। मेरा पहला कर्तव्य है, मेरा पहला काम होगा, यदि प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता, जनार्दन जिसको कि भाग्य विधाता कहा जाता है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर आप अपना महत्वपूर्ण मत अपने संघर्षशील बेटे को दीजिए। मैं बदलाव लाने का काम करूँगा। बगल की विधानसभा रामपुर खास है, 11 बार से वहाँ विधायक हैं माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी और उनकी बेटी, और आप देख रहे हो कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, लगातार वहाँ विकास के कार्य चालू हैं। अगर रामपुर खास बनाना है सदर को,
आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने बेटे को चुनिए। मैं निश्चित तौर पर जब आऊँगा तो मैं विकास का काम करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। और सदर विधानसभा में आंवले के लिए एक फैक्ट्री लाने का काम मैं करूँगा। और दूसरा, रोजगार जो नौजवान आज भटक रहे हैं डिग्रियां लेकर, चाहे वो MBA की डिग्री हो, चाहे वो PhD की डिग्री हो, तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और दसियों करोड़ रोजगार छीनने का काम अगर भाजपा सरकार ने किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जनता को समझना होगा कि हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे नहीं। हम उस व्यक्ति को चुन लेते हैं जो व्यक्ति कल को राजनीति में आता है, पैसा दे के आता है, और वो चुनाव हारता है तो भाग जाता है, और चुनाव जीतता है तो 5 साल आपके बीच नहीं आता है। मैं आपके सुख दुख में परमानेंट आ रहा हूं। आपको पता है मैं 2019 में हारा जरूर, लेकिन तब से मैं घर नहीं बैठा। मैं आप सबके सुख दुख में हूँ। जो भी मुझे जहाँ भी बुलाया मैं गया हूँ। चाहे जिस भी समस्या का समाधान रहा है, अधिकारियों से लड़के कराना हुआ तो मैंने कराया। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपने बेटे को एक मौका देते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, सदर विधानसभा विकास के पथ पर है। नीरज जी, आपने बात की प्रमोद तिवारी जी की, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की, रामपुर खास की। आपने इनडायरेक्ट वे में कहा कि जहां कांग्रेस है वहां विकास हो रहा है। प्रदेश की या देश की सरकार ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत तो उनका सपना ही रह जाएगा। और आपको पता भी है भाई, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार, हमारी राजस्थान में सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, ये लोग जोर जबरदस्ती किए, गोवा में सरकार थी, मणिपुर में, सब जोर जबरदस्ती करके ये अपनी सरकार बनाए। तो ये जनता जानती है, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जिस दिन बटन दबेगा उसी दिन इनको पता चल जाएगा कि आज किसान रो रहा है, खाद बीज के लिए परेशान है, नहीं मिल रहा है। जो 50 रुपये बोरी का जो खाद था, आज वो 45 किलो की बोरी में हो गया है, और रेट उसका दुगना हो गया है। 100 रुपये में आज पेट्रोल है, डीजल आज 86 रुपये में। आप गैस देख रहे हैं, जो 400 रुपये कांग्रेस के ज़माने में मिलती थी, तो ये लोग नग्न प्रदर्शन करते थे सड़कों पे खड़े होकर। बड़े बड़े नेता जो भाजपा के आज बने हुए हैं, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। पब्लिक हाय हाय कर रही है। आप किसानों के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को आप जब देखेंगे कि वास्तव में वो गेहूं की फसल लगाए जरूर हैं, लेकिन काटने का काम उनको नहीं करना है। काटने का काम इनके योगी जी के जो साण हैं वो सब कर रहे हैं। तो सारे किसान आज परेशान हैं, जनता त्रस्त है, उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है। कहते थे कि गाय हमारी माता है, आज गौशालाओं में गाय मर रही हैं और उनको कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ये हाय किसको लगेगा? ये हाय जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको लगेगा। मैं अभी 1 हफ्ते पहले गया था आधारपुर, हमारे यहाँ ग्राम सभा पड़ती है। मैं डोर टू डोर ज़्यादा करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति से मिलूंगा, और जिस गांव में घुसूंगा, जिस ग्राम सभा में घुसेंगे, वहाँ की समस्याओं को मैं चिन्हित करता जाऊँगा। मैं वहाँ गया, देखा तो गौशालाओं में 20 गाय मरी हुई थी। इतना कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मैं क्या बताऊं। आप जरूर जाइएगा, गौशालाओं का निरीक्षण आप करिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा। बाकी विश्वास मानिए, मुझे कष्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे पीड़ा हुई कि आखिर गाय के नाम पर आप ऊँट लेते हैं और गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी चारा की व्यवस्था नहीं है, उनके पानी की व्यवस्था नहीं है। आज गाय मर रही हैं, कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। नीरज जी, आप खुद एक वकील हैं। विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में वकीलों की हत्याएं के मामले खूब आए। अब इनके पीछे का कारण, हत्याओं के पीछे का कारण तो अपराधी ही जाने वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक कानूनी व्यक्ति होने के नाते इसको पूर्ण रूप से रोकने का कोई रोड मैप आपने अपने दिमाग में बनाया है अगर आप चुनकर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार अभी चल रही है। जब पुलिस लोगों की सुरक्षा का काम नहीं करेगी, वसूली का काम करेगी, तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ेगा। आज छात्र बाइक लेके निकलते हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। जो व्यक्ति अपराधी है वो रात में निकलता है, वो कहीं भी चला जाता है, उसको रोकने का काम ये नहीं कर पाते हैं।
लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम के नाम पर परेशान किया जा रहा है, चाहे हिंदू के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अब आप समझिए कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भुलियापुर के हमारे मुस्लिम छात्र, उनको एक दिन में 50 लोगों को पूरे 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 गांव वालों को उठा के लाने का मुझे तात्पर्य समझ में नहीं आया कि आप 50 लड़कों को उठाकर लाए क्यों। क्या प्रकरण था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई भी मामला होता है, कहीं कोई भी हत्याएं होती है, कहीं कोई भी कुछ होता, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपराधी को रोकना गलत है, लेकिन जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आप उसको घर से उठा के ले आएंगे, उसके दिमाग में क्या असर जाएगा, वो फिर पढ़ेगा या फिर उसमें लग जाएगा। ये पुलिस को समझना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, शून्य है। 1 महीने के अंदर 3 लूट की बड़ी घटनाएं प्रतापगढ़ में हुई है, हत्याएं लगातार हो रही हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि योगी राज में बहुत हम सुकून से हैं। आप देखते होंगे पूरे प्रदेश में जितनी भी दलित बेटियां हैं या जो भी हैं जिनके साथ बलात्कार हुए, उनको आज न्याय दिलाने वाली सिर्फ एक मात्र प्रियंका गांधी जी। सड़क पर उतरने का मामला होता है तो प्रियंका गांधी जी उतर रही है। विपक्ष गायब है, ना तो सपा में अखिलेश जी दिखाई दिए और ना तो मायावती जी दिखाई दी 5 साल। आज ये लोग जब चुनाव आ गया है तो खुलकर, और आज भी खुल के नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतना कमा के रखे हैं, कहीं ईडी लग रही है, कहीं सीबीआई लगी है, सब छापा मार रही है। तो मुझे लगता है कि राजनीति निश्चित तौर पर बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। उसे सुधारने का काम प्रियंका गांधी जी करेंगी। आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी रोड पर उतरती हैं। देखा जाए अगर प्रदेश की राजनीति को, तो पिछले 30-32 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और हर चुनाव में कांग्रेस अपनी जमी उत्तर प्रदेश में तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन विफल रहती है। तो आपको क्या लगता है, इस असफलता का हर चुनाव में कारण कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता है या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और उस कमियों को पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी जी उतर गई हैं, सड़क पर उतर गई हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब सोनभद्र में उम्भा वाला कांड हुआ था तो अखिलेश जी बहन जी कहाँ थे? प्रियंका गांधी जी गई, उस परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था, वो धरने पे बैठ गई। रात भर हम लोग रहे वहाँ पर, पूरी रात गिरफ्तार किया गया प्रियंका जी को, हम सब लोग वहाँ पे गिरफ्तारी दिए। फिर प्रियंका जी परिवार वालों से मिली और मिलकर लौटी और 10 परिवार को 10-10 लाख रुपए उन्होंने भिजवाया अपने पास से। कहाँ थे अखिलेश जी, कहाँ थी मायावती जी? इनका एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं गया मिलने। आप हाथरस की इतनी बड़ी घटना है जी, आप उन्नाव की इतनी बड़ी घटना है, आप लखीमपुर खीरी की इतनी बड़ी घटना है, हाथरस में हुआ क्या? एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात में उसकी लाश को बिना उनके परिजनों के जला दी जाती है और उसके बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी जी उस परिवार से मिलने जा रही थी, उनको 4 दिन तक रोक दिया गया। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने हाथरस की बात की, आपने कहा कि बिना उनके परिजनों की इजाज़त के उसको जला दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर ही वो अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि विपक्ष उस 100 की आड़ में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। मैं योगी जी से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके परिवार में जब आपके अपने ख़त्म हुए तो आप कोरोना का हवाला देते हैं और कोरोना की वजह से आप नहीं जाते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जिसके परिवार का व्यक्ति ख़त्म होगा वो अपने परिवार के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा, अंतिम दर्शन नहीं करना चाहेगा। आत्मा मर चुकी है आप लोगों की। हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं, मेरे परिवार का कोई ख़त्म हुआ है, मैं उसका अंतिम दर्शन करूं, उसके अंतिम संस्कार में मैं रहूं। ये तो बहुत ही अलग सी विडंबना है कि कैसे योगी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। योगी का काम उत्तर प्रदेश को चलाना नहीं है, योगी का काम मठ चलाना है और मठ चलाने का काम इस बार जनता बता देगी और उनको मठ ही चलाना पड़ेगा। ये उनको समझना पड़ेगा, उनको इस बार जनता बताएगी। नीरज जी, आखिरी सवाल के तौर पर मेरा ये सवाल है कि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई प्रतापगढ़ में किससे देख रहे हैं, सपा से, बसपा से या भाजपा से? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाला एक आंदोलनकारी हूँ और मैं जब तक प्रतापगढ़ की जन समस्या
ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक नीरज त्रिपाठी सड़क से घर नहीं आने वाला है। मैं सड़क पर ही बैठूंगा, जन समस्याओं को ही ख़त्म करूंगा, और उसके लिए मेरी किसी से कोई लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीति में किसी से नहीं होती है, लेकिन हाँ विचारधारा की दुश्मनी है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप सपा ज्वाइन कर लीजिए, आप जीत जाएंगे, आप बसपा ज्वाइन कर लीजिए, आप जीत जाएंगे, 20,000 मत आपके पास है, वो पार्टी का नहीं है, आप अपने आप विधायक बन जाएंगे। मैंने कहा मैं राजनीति को बदलने आया हूँ, मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ। विधायक बनना ना बनना वो अलग की बात है, मैं राजनीति को बदलूंगा, और बालाजी महाराज की कृपा होगी तो इस बार जनता मेरे साथ है, ईश्वर की कृपा होगी तो जनता मेरे साथ है। कदम से कदम मिलाकर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का लोग मेरे साथ चल रहा है। जो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मेरे साथ पैदल चल रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो मुझे वोट नहीं करेगा, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हम सामान्य लोग हों, हम सब लोग को साथ में लेके चलना है। और मुझे तो सीधी बात पता है कि कोरोना काल में मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। दोनों जनप्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हुए थे। सांसद जी हमारे मुंबई चले गए 3 महीने तक, और स्थानीय विधायक जी हैं, इनको 2-2 बार कोरोना हो गया। तो ये स्थितियां प्रतापगढ़ जनपद में पैदा हुई। मैं 3 महीने तक लगातार सड़कों पे रहा, जितने राहगीर थे सबको लंच पैकेट दिया। मैं गरीब जनता के बीच में, मैंने कभी उनसे जाति नहीं पूछे किस जाति के हैं आप। जब उस समय कोई खड़ा नहीं होता था तो नीरज त्रिपाठी अकेले पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के पास जाकर उनको राशन वितरित करने का काम मैंने किया है। जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था उनको ऑक्सीजन दिलाने का काम मैंने किया है, चाहे वो जहां से मैंने दिलाया। ब्लड की आवश्यकता होती तो मैं ब्लड दिलाने का काम लगातार कर रहा हूं। तो मैं जन समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा हूँ। अब ये हमारी जनता जनार्दन को समझना होगा कि आपको एक संघर्षशील, जुझारू, युवा, योग्य प्रत्याशी चाहिए, या आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो चुनाव लड़ तो लेगा, अगर जीतेगा तो 5 साल खाएगा, और हार गया तो दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं तो हारने के बाद लगातार क्षेत्र में बना रहा, और मुझे तो ये लगता है कि, और गर्व भी है मुझे अपने आप पे, कि मैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा की लगभग ग्राम सभाओं में डोर टू डोर पैदल मार्च कर चुका हूं, और मैं आगे आने वाले समय में जो शहर मेरा बचा हुआ है उस पर मैं काम कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने हमको समय दिया। आप थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।